तो फिर पिछली क्लास से हमने स्टार्ट करा था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। पहले समझने की कोशिश करी थी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता क्या है लेवल, और कितने तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। उसमें से हमने यहाँ पे दो पढ़े हैं, OAuth और JWT सर, ठीक है। JWT हमने लास्ट क्लास में करा था, OAuth आज करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि मतलब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का टाइम के साथ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो तुम्हें पता ही होने चाहिए, जैसे सेशन हो गया। सेशन होता क्या है, मैनेज कैसे होता है, इसका फ्लो कैसे होता है, ठीक है। और JWT क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, उसको हम कैसे डील करते हैं, कौन सी अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुकीज़ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम जब भी ऑथेंटिकेशन फ्लो बनाते हैं तो जब हमें JWT के उससे बनाना पड़ता है, ठीक है। JWT उससे या फिर सेशन मैनेज करते करते, या हमें सेशन मैनेजमेंट करते करते हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ से हम ऑथेंटिकेशन कर सकें। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हम सेशन को ट्रैक करते हैं कि यूज़र ने एप्लीकेशन कैसे यूज़ करी, ठीक है। उसका यूज़र मतलब उसके साथ यूज़र इंटरेक्शन कैसा है, तो उसको हम स्टेटफुल आर्किटेक्चर बोलते हैं, समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़र की स्टेट्स सारी ट्रैक करते हैं। हाँ, तो स्टेटफुल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़र की सेशन ट्रैक करते हैं हमेशा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको एक एक करके चलो आज देखते हैं। तो इस एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर में ऑथेंटिकेशन करते टाइम उसका फ्लो कैसा रहता है। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल मान लो कि एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। और उसमें हम साइन अप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या होगा। सबसे पहले एक ये क्लाइंट है, ठीक है। एक क्लाइंट या यूज़र मान लो, ठीक है। और उसके बाद ये है सर्वर, ठीक है। और ये है डाटाबेस या फिर परसिस्टेंट स्टोरेज। इसमें क्या, जैसे कि हार्ड ड्राइव होती है ना, हार्ड ड्राइव जिसमें हम सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, समझिए। ये तुम इसको वैसे मान सकते हो। और इसमें तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ एक और होती है, या तो इस वाले कंपोनेंट में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो में से अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला हो गया रेडिस क्या होता है, रेडिस एक तरह की सर्वर होता है, एक तरह का रैम ही होता है, ठीक है। इसको हम इन मेमोरी डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। इन मेमोरी डाटाबेस बोलते हैं, ये होता रैम ही है बस, पर हम इसको एज अ डाटाबेस यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि नॉर्मल डाटाबेस, ये जो परसिस्टेंट स्टोरेज है या नॉर्मल डाटाबेस इसकी तरह ही, ये इसके मतलब रेडिस या इन मेमोरी डाटाबेस जो नॉर्मल परसिस्टेंट स्टोरेज से ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। हम रीड एंड राइट ऑपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, उससे क्या होता है, उससे लेटेंसी कम हो जाती है और उसके साथ यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, समझे। तो चलो हम इसका फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट है, यूज़र ब्राउज़र है। ये इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी भी वेबसाइट मान लो, और किसी भी वेबसाइट पे गया और
उस पे ना लॉगिन करना चाहता हूँ, सॉरी साइन अप करना चाहता हूँ। तो जब मैं साइन अप करूँगा तो मेरे को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी नॉर्मल बताओ? नेम डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के एक फॉर्म में भर के रिक्वेस्ट भेज दूँगा और जैसे ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर जाके इन सबको सबसे पहले क्या करेगा, इन सबको ना प्रोसेस करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, उसमें नोट्स देखेगा कि भाई इसने जो नाम है वो नाम ठीक मतलब सही फॉर्मेट में डाला है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि किसी का नाम क्या हो सकता है, किसी का नाम तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है? एक अगर हम प्रोग्रामिंग के उससे देखें तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है? नंबर, किसी का नाम नंबर में तो होगा नहीं, या किसी का नाम स्पेशल कैरेक्टर्स में तो होगा नहीं, ठीक है? वो नाम का फॉर्मेट चेक करेगा, ठीक है? फिर ईमेल का फॉर्मेट चेक करेगा और फिर पासवर्ड की लेंथ चेक करेगा कि 8 डिजिट तो है कि नहीं, या फिर वो चेक करेगा कि इसमें अपर केस, स्मॉलर केस लेटर और नंबर्स और क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सके। कोई वेबसाइट्स होती है ना कि तुम्हें बोलती है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, वैसे। तो वो सारी वैलिडेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये सारा एक नया यूज़र बना के और उसको क्या करेगा, उस यूज़र को ना एक यूज़र आईडी दे देगा, ठीक है? ऑब्वियसली हमने इतनी क्लास से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें इतना पता लग गया होना चाहिए कि जब भी हम एक नया यूज़र बनाते हैं तो उसको हम डाटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए हम उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर अलॉट करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं, या फिर यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स उसको अलॉट करते हैं, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यूज़र आईडी बोलेंगे। इस यूज़र आईडी की मदद से हम उस यूज़र को डाटाबेस में आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये स्टोर हो जाएगा, नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा, तो हम इसको डाटाबेस में स्टोर करेंगे यूज़र आईडी क्रिएट करके, और इसके साथ साथ एक चीज़ और होगी। वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ होगी क्योंकि हमने यूज़र को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेटफुल आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे हम एक सेशन नया क्रिएट करेंगे, ठीक है? एक नया सेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है? चलो, और ये सेशन में क्या 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 सबसे पहली चीज़ें होंगी? सबसे पहली चीज़ होगी एक सेशन आईडी। अब सेशन आईडी क्या होगी? ये जो सेशन आईडी है, वो ये सेशन आईडी इस यूज़र आईडी को पॉइंट आउट करेगी, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेशन आईडी है, मतलब जो भी हमने सेशन क्रिएट करा है, वो सेशन हम इस सेशन आईडी की मदद से पता लगा सकते हैं कि वो किस यूज़र का है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग या इस यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग एक हम नया सेशन क्रिएट करेंगे। उस सेशन में क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं? उस सेशन में सबसे पहला होगा सेशन आईडी होगी, ठीक है, उसकी, और उसके अंदर कुकीज़ हो सकती है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ट्रैक करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसके बाद जितना हमने दो दो चीज़ें कर ली, ठीक है, कि यूज़र क्रिएट करके डाटाबेस में स्टोर कर लिया, फिर नई यूज़र आईडी बना दी और सेशन क्रिएट कर लिया। चलो, इतनी हमें चीज़ें मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अलग से डाटाबेस में। ये तो हमारा नॉर्मल डाटाबेस है, ठीक है? ये है, इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मतलब जो भी हम किसी यूज़र का डाटा स्टोर करेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो सारा डाटा हम इस वाले डाटाबेस में स्टोर करेंगे। ये हमारा मेन डाटाबेस है, ठीक है? लेकिन हमें जब भी एक सेशन ट्रैक करना पड़ता है ना, तो उस सेशन को ट्रैक करने के लिए हम एक अलग से डाटाबेस सेटअप करते हैं। समझ में आ रहा है? और उसी डाटाबेस को, और उस डाटाबेस में भी हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, यूज़ केस के हिसाब से। इन दोनों में से वैसे एक ही चीज़ होती है, या तो रेडिस होगा जो इन मेमोरी डाटाबेस है, जो थोड़ा फास्ट है, या फिर नॉर्मल डाटाबेस होगा जिसकी स्पीड बाकी डाटाबेस की तरह ही, परसिस्टेंट डाटाबेसेस की तरह होगी, ठीक है? चलो, हम इतना समझ आ गया। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेशन आईडी क्रिएट करी। अब इस सेशन आईडी को मैं कहाँ स्टोर करूँगा बताओ? इस सेशन आईडी को मैं इस वाले डाटाबेस में स्टोर करूँगा, ठीक है? अब इसमें से कुछ भी तुम मान लो एक टाइम के लिए मान लो मैंने परसिस्टेंट स्टोरेज ये वाला
डाटाबेस यहाँ पे चूज कर रखा है अपने आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला डाटाबेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेशन आईडी और पूरी सेशन की इन्फॉर्मेशन इस वाले डाटाबेस में जाके स्टोर कर दूंगा, और जैसे ही मैं स्टोर करूंगा और मेरा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैं जाके ये इसकी सेशन आईडी और कुकीज और साथ में ही ऑथराइजेशन टोकन, ठीक है, साथ में ऑथराइजेशन टोकन, ये सारी चीजें मैं क्लाइंट को भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? और फिर क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट जाएगा अपने ब्राउजर में जाके ये सारी सेशन आईडी, कुकीज और ये टोकन वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। चलो, अब क्योंकि क्लाइंट ने ये सेशन आईडी और कुकीज को स्टोर कर लिया है, तो अब मान लो फ्यूचर में, क्योंकि ये तो लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया है, तो अब फ्यूचर में ना इसको नई रिक्वेस्ट भेजनी है, उसी ऐप पे नई रिक्वेस्ट भेजनी है। तो अब ये क्या करेगा बताओ? अब ये ऐसे कुछ करेगा, देखो ये क्लाइंट है, अब क्योंकि इसके पास सेशन आईडी और कुकीज स्टोर हो गई, अब जैसे जैसे ये अपने ब्राउजर में इंटरेक्शन करेगा ऐप्स के साथ, तो वो ना मतलब क्लाइंट साइड पे इसकी सारी इंटरेक्शन ट्रैक होगी, और वो ना कुकीज के अंदर ब्राउजर के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। तो अब जैसे ही ये कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा ना नई चीज सर्वर से, तो हर रिक्वेस्ट के साथ, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट बॉडी तो जाएगी, रिक्वेस्ट जो है ये रिक्वेस्ट बॉडी मान लो, इस रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी क्वेरी हो सकती है, हमें क्या फेच करना है वो हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें जाएंगी, इसके साथ साथ हमारे साथ इसके साथ जाएंगी सेशन आईडी जाएगी सबसे पहले, और कुकीज जाएगी, ठीक है। अब ठीक है जी, अब इसका काम क्या है? अब इसका काम ये है कि जैसे ही, अब क्योंकि एक सेशन हमने इसे क्रिएट करा, उसको उसको ना हमारा मेन पर्पस क्या था, मतलब यूजर हमारा हमारे ऐप के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। मान लो मैं फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में तुमने जाके कोई भी मोबाइल सर्च करा, ठीक है, मान लो एक बार को 5G मोबाइल सर्च करा, तो 5G मोबाइल के तुम्हें अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, अब तुम किस पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हारी प्रेफरेंसेस ट्रैक हो सकती है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट वही करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट के साथ एक सेशन आईडी क्रिएट हो रखी होगी वहाँ पे, और कुकीज के जरिए तुम्हारी सारी प्रेफरेंसेस, सारे तुम्हारे एक एक क्लिक्स, ठीक है, तुमने किस प्रोडक्ट पे क्लिक करा, कितनी बार क्लिक करा, तुमने क्या स्क्रॉल करा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज के अंदर स्टोर होगी। तो ये सब जाएंगी अब सर्वर के पास हर रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। जैसे जैसे तुम इंटरेक्ट करोगे वैसे वैसे अपडेट होती रहेंगी, और हर रिक्वेस्ट के साथ ये सर्वर के पास जाएंगे, ठीक है। चलो, अब सर्वर के पास गई, सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर ना, अब सर्वर के पास आई है ये एक तो रिक्वेस्ट आई है, कुकीज आई है, और सर्वर के पास आई है कि ये सेशन आईडी। तो सर्वर बोलेगा सर ये तो सेशन आईडी आई है मेरे पास, इसको मेरे को ट्रैक करना है, ठीक है। इससे पहले इसको एक चेक करना पड़ेगा, इससे पहले इसको क्या चेक करना पड़ेगा, इससे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि जो भी क्लाइंट ने सेशन आईडी भेजी है, क्या वो अभी भी अलाइव है, क्या वो अभी भी अलाइव है, क्योंकि मैंने बताया था हर एक सेशन की एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब वो 15 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, वो 1 दिन हो सकता है, वो 3 दिन हो सकता है, वो 10 दिन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो हर सेशन की एक्सपायरी होती है, समझ गए। तो सर्वर सबसे पहले चेक करेगा कि यार कहीं ये एक्सपायर्ड तो नहीं, ये जो सेशन आईडी भेजी है वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए वो क्या करेगा, वो जाएगा ये वाली सेशन आईडी उठाएगा सर्वर, और सर्वर जाके उठा के ना इस वाले स्टोरेज में जाएगा, ठीक है, जो हमने परसिस्टेंट स्टोरेज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है, मतलब अलग अलग सेशंस की इन्फॉर्मेशन हम यही इस वाले डाटाबेस में तो स्टोर कर रहे हैं। तो सर्वर जाएगा सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि यार ये जो सेशन आईडी अभी मेरे पास आई है, इस सेशन आईडी की ना मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। वो जाके ना इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। तो चलो ठीक, अगर मान लो सेशन एक्सपायर हो गया, ठीक है, अगर मान लो सेशन एक्सपायर हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आपको ना दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स भेजेगा और बोलेगा कि भाई आपका जो सेशन है ना वो टाइम आउट हो चुका है, ठीक है, तो आपको ना दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेकिन मान लो अगर वो मिल गई, वो सेशन जो है वो अभी भी अलाइव है, ठीक है, अभी उसकी वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, तो क्योंकि वो अब वैलिड है, वो सेशन आईडी वैलिड है, तो अब जाके वो आगे की रिक्वेस्ट जो है वो
प्रोसेस करेगा, ठीक है। कुछ भी प्रोसेस, जैसे कि मान लो कुछ मैंने क्वेरी भेज रखी हो कि भाई मेरे को ये वाला प्रोडक्ट ला के दिखाओ कि ये वाला, मतलब कुछ भी कीवर्ड के हिसाब से मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। चलो इतना समझ गए, समझ में आ रहा है कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक तो हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट है, एक मेन सर्वर है, ठीक है, एक मेन डाटाबेस है जिसमें हम यूज़र की लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है सारी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र की जो भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस मेन डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। और इसके अलावा ना हमने एक डाटाबेस और बना रखा है, वो है ये, ठीक है, जिसमें हम सेशन ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैक करने के लिए। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जैसे ही लॉगिन हो गया तो एक सेशन क्रिएट हो जाएगा, फिर इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो उसको सेशन को भेज देगा, सेशन आईडी को भेज देगा, वो क्लाइंट स्टोर कर लेगा। फिर हर फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ वो सेशन आईडी और कुकीज़, ट्रैक कुकीज़ आएंगी, और कुकीज़ जैसी ही आएगी वो फिर उसको चेक करेगा कि भाई कहीं एक्सपायर तो नहीं, एक्सपायर होगा तो टाइम आउट बोल देगा, नहीं तो प्रोसेस करके बोल देगा, प्रोसेस करके उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेज देगा। चलो ठीक है। अब जैसे जैसे कि देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला था पहले कि यहाँ पे हम इस वाले कंपोनेंट में हम दो तरह के डाटाबेसेस यूज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में से एक डाटाबेस यूज कर सकते हैं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। मान लो मेरे पास उतने सारे यूजर्स नहीं है और मेरे को ना मतलब लेटेंसी की भी इतनी दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा स्लो होगा तो मैं दैट इज ओके फॉर मी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना ये परसिस्टेंट स्टोरेज यूज करूँगा। ये थोड़ा सा रेडिस के मुकाबले थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रेडिस क्या होता है, एक तरह की रेडिस को हम क्या बोलते हैं, इन मेमोरी डाटाबेस बोलते हैं, इन मेमोरी डीबी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, ये जो है ये एक तरह की रैम ही होती है जिसमें हम सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली रैम है तो ये तो फास्ट होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, नॉर्मल डाटाबेस के थ्रू। लेकिन ये जो रेडिस है ना, ये स्केल पे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है। तुम ही सोचो ना कि एक SSD और एक रैम में से क्या सस्ता हो सकता है, बताओ। ऑब्वियसली SSD सस्ती होगी, मतलब हार्ड ड्राइव सस्ती होगी। समझ में आ रहा है। एक रैम थोड़ी महंगी होती है ना। तो अब इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए सोचो कितना सारा टीबी ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा यूज होगा, ठीक है, टेराबाइट्स ऑफ स्पेस यूज होगा। अब सबको हम अगर रेडिस में स्टोर करेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा वो ट्रेडिशनल स्टोरेज के उसमें, है ना, समझ गए। तो हम इसको स्केल पे थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन वही वही बात आ जाती है कि हमारे यूज़ केस की। अगर यूज़ केस ही तुम्हारा ऐसा है कि भाई तुम्हें जो है एकदम फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, एकदम लेटेंसी ना लो चाहिए, एकदम लो लेटेंसी चाहिए, एकदम हर चीज़ फास्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली उस केस में तुम रेडिस का यूज़ करोगे, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये होता है एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम किसी भी यूज़र का सेशन को है ट्रैक करते हैं, ठीक है। हम उसकी सारी इंटरेक्शन, यूज़र इंटरेक्शन ऐप के साथ क्या है वो सब ट्रैक करते हैं एक सेशन मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। इसको हम सेशन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और होती है स्टेटलेसनेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ स्टेटफुल आर्किटेक्चर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम ना यहाँ पे स्टेट्स को स्टोर करके रख रहे हैं, स्टेट्स को ट्रैक करके रख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पिछली बार रिक्वेस्ट क्या थी, समझ रहे हो, पिछली बार रिक्वेस्ट क्या थी वो नेक्स्ट वाले रिक्वेस्ट को अफेक्ट करेगी। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, आप देखो, तुम ही देखो, मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे तुम अपने क्लाइंट के साथ यहाँ पे जैसे जैसे अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते जाओगे ना, तो ये कीज चेंज होती रहेंगी, समझ रहे हो, प्रेफरेंसेस चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे प्रेफरेंसेस चेंज होंगी वैसे वैसे हर रिक्वेस्ट के साथ अलग अलग चीज़ें जाएंगी, ठीक है, अलग अलग प्रेफरेंसेस जाएंगी। और क्योंकि वो प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही तो तुम्हें सर्वर जो है तुम्हें डाटा जो भेजेगा ना। तुम मान लो तुम कुछ भी जाके फ्लिपकार्ट पे सर्च मार रहे हो, तुम कुछ भी ईयरबड्स मान लो सर्च मार रहे हो, तुम किसी ब्रांड का, स्पेसिफिक ब्रांड का ईयरबड्स सर्च मार रहे हो, तो वहाँ पे जाके
वो फिर पता क्या करेगा, वो ना कुकीज में जाके ना तुम्हारी प्रेफरेंस स्टोर कर ले कि यार इस बंदे को ना इस ब्रांड का, इस प्राइस रेंज का ईयरबड्स मतलब इसको चाहिए, मतलब ये उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है क्योंकि उसी पे बार बार क्लिक कर रहा है कि चेकआउट कर रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, इस वो सारी कुकीज में स्टोर कर लेगा, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही तुम कुछ भी रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे, तो वो ये सारी कुकीज भी सर्वर पे जाएंगी, और फिर ना ये सारी कुकीज ना को कैलकुलेट करेंगे फिर, ठीक है। फिर उसके हिसाब से तुम्हें फीड दिखाएंगे। तुम्हारी फ्लिपकार्ट पे भी फीड आती है ना, तुम स्क्रॉल करते हो जैसे ही ऐप खोलते हो तो फीड आती है ना, स्क्रॉल करते हो ऐप, तो उसमें काफ़ी सारी तुम्हें सामने से चीज़ें दिखती हैं कि यू रिकमेंडेड फॉर यू करके, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो उसमें मान लो कि मैंने ये एक ईयरबड्स बार बार देख रखे हूँ, तो वो सबसे सबसे टॉप पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैंने पिछली बार, मतलब मैंने पास्ट में अपने ऐप के साथ क्या इंटरेक्शन करा था, वो मेरी फ्यूचर रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर रखना चाहिए, मतलब हमें स्टेट ट्रैक करना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर स्टेटफुल बोलेंगे, ठीक है। ये होता है स्टेटफुल आर्किटेक्चर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक एक आर्किटेक्चर और होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटलेस आर्किटेक्चर, ठीक है। चलो, स्टेटलेस आर्किटेक्चर क्या होता है बताओ। स्टेट इसके नाम से ही देखो, जैसे HTTP है वो स्टेटलेस है ना, तो HTTP स्टेटलेस है, तो इसका क्या करता है, वो कोई भी पास्ट इंटरेक्शन स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है। तुमने पास्ट में क्या करा नहीं करा वो मेरे को मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है, ऐसा है। तो अब स्टेटलेस आर्किटेक्चर है, तो इसमें स्टेटलेस आर्किटेक्चर में क्या होता है बेसिकली, इसको हम JWT के उससे समझ सकते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें सबसे पहले मान लो एक ना क्लाइंट है, एक सर्वर है, और एक डाटाबेस भी है कहीं पे, ठीक है। डाटाबेस यहाँ शो नहीं करा है पर है, ठीक है। चलो ये फ्लो समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने पिछले वाले स्टेटफुल आर्किटेक्चर में देखा था कि हम जब भी वो कुछ जब भी किसी स्टेटलेस आर्किटेक्चर में, अब यहाँ पे जब हम साइन अप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, चलो देखो। तो सबसे पहले ना मैं एक भी कोई भी फॉर्म खुलेगा मेरे पास, उस पर जाके मैं अपनी क्या डालूंगा, उसके पास मैं जाके अपने नाम, ईमेल, पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। फिर उस पर साइन अप बटन पे क्लिक करके मैं साइन अप रिक्वेस्ट भेज दूंगा सर्वर को, ठीक है। अब सर्वर के पास गया वो रिक्वेस्ट, अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहले उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। सर्वर ने उसको प्रोसेस कर ली, ठीक है। चलो, अब सर्वर ने उसको प्रोसेस कर लिया, इसका मतलब क्या है, सर्वर सर्वर उसको क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि भाई इसने जो है सही फॉर्मेट में डाटा भेजा है कि नहीं, स्ट्रिंग भेजा है कि नहीं, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ सही है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है पासवर्ड या नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। वो सारी चीज़ें ऐसी प्रोसेस हो जाएंगी। उसके बाद ये क्या करेगा कि एक नया यूज़र क्रिएट करेगा, ठीक है। और नया यूज़र क्रिएट करने के बाद हमको क्या होता है, हमको एक नया यूज़र आईडी मिलती है ऑब्वियसली। और जैसे हमें वो यूज़र आईडी मिलेगी, उसके बाद हम उसको कहाँ, मतलब उस यूज़र आईडी को और उस यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे बताओ। उसको हम स्टोर करेंगे एक डाटाबेस में, है ना। ये डाटाबेस यहाँ दिखाया नहीं है, ठीक है। उसको हम डाटाबेस में सेव कर लिया, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, पूछो क्या। उस यहाँ पे हम एक JWT टोकन बनाएंगे, ठीक है। एक JWT टोकन उस यूजर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग बनाएंगे, साइन करेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई भी JWT टोकन को साइन करते हैं, वो साइन करना या क्रिएट करना वो एक ही बात है, ठीक है। JWT क्या होती है पता है ना, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि देखो, JWT ना एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे हम दो पार्टीज के बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन ना शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक अनट्रस्टेड मीडियम के थ्रू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। तो अब मेरे को ना उसको एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना है जो उतना ट्रस्टेड नहीं है, मतलब मैं उसके बारे में, नेटवर्क के बारे में
ठीक से नहीं जानता, ठीक है। अब उस मीडियम में हमें करना है तो हमें क्या ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ कोड वर्ड में बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है, थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा कोड वर्ड में, ठीक है। ठीक है, तो JWT हमें वैसा ही तरीका प्रोवाइड करता है। तो JWT में क्या होता है, JWT बेसिकली क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इनके एल्गोरिथम से अलग अलग एल्गोरिथम्स इसमें यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके हिसाब से एक JWT की या टोकन तुम बोल सकते हो, वो जनरेट होता है, ठीक है। अब वो जनरेट कैसे होता है, ठीक है, इसमें 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है हेडर। अब हेडर, JWT के हेडर में क्या होता है, हेडर में हम बेसिकली क्या है, 2 चीजें होती हैं। एक सबसे पहला इसमें तुम एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब तुम किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम के उससे ही तुम अपनी चीजें बनाना चाहते हो तो तुम उसमें वो डिफाइन कर सकते हो, टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज होती है पेलोड। पेलोड क्या होता है, पेलोड को तुम एज अ डाटा भी समझ सकते हो, ठीक है। पेलोड मतलब डाटा ही, मतलब जो जो डाटा हमें एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना है, ठीक है, सिक्योर्ड वे में, वो होता है पेलोड मतलब डाटा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले देखो, ये होता है सब फील्ड। इस सब फील्ड को हम तुम सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब सब फील्ड में क्या जाता है, सब फील्ड में बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे हमारा एक यूजर आईडी क्रिएट हुआ, तो इस यूजर आईडी को ना हम सब फील्ड में डालते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है। तो और नेम में तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें अलग अलग रोल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक एडमिन है, एक मॉडरेटर है, ठीक है, एक नॉर्मल यूजर है। तो अब हम उसमें रोल्स डिफाइन करेंगे तो हम इस JWT टोकन के इसमें ना नाम में, नेम में सॉरी, वो रोल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा इन्होंने टाइम के साथ एक अलग वो भी दे दिया, अलग से ही फील्ड एडमिन डिफाइन करने के लिए, एडमिन ट्रू करके, ठीक है। चलो, हाँ ये तो ठीक है। और उसके बाद एक फील्ड और होती है IAT करके। तो ये होता है, इसका मतलब होता है इशूड एट। इशूड एट, ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ना, ये बेसिकली टाइम है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो टोकन है वो किस टाइम इशू हुआ है, ये इशूड एट फील्ड वो दिखाती है, समझ गए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 2 चीजें समझ गए। अब इन दोनों चीजों के बाद हम एक चीज और होती है जो सबसे मेन होती है, वो होता है सिग्नेचर, ठीक है। JWT सिग्नेचर, इसका मतलब क्या है। अब देखो, जब भी हम कोई भी, सबसे पहले मान लो मेरे पास ना एक पेलोड है, ठीक है, जिसको मेरे को ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बदलना है। और स्पेसिफिक फॉर्मेट का मेरा मतलब है ये JWT टोकन में बदलना है। अब मैं इस डाटा को ऐसे कैसे बदलूं, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिर्फ एक नॉर्मल सी एल्गोरिथम इसमें लगा दूं, और नॉर्मल सी एल्गोरिथम लगा के मैं इसको बदल लूं, ठीक है। लेकिन अब तुम सोचो, अगर मैंने सिर्फ इस एल्गोरिथम की मदद से बदल दिया, तो कोई दूसरा बंदा आएगा सेम ये सेम जो मैंने इस एल्गोरिथम की मदद से डाटा को इस टोकन में बदला है, वो आएगा और ये वाला एल्गोरिथम उठाएगा और आके ना इस वाले एल्गोरिथम, सॉरी, इस वाले टोकन पे वो लगा देगा, और इसकी मदद से वो उसको रिवर्स इंजीनियर करके पता लगा लेगा कि भाई मैंने ऐसा क्या डाटा इसमें छुपाया है, मतलब इस वाले टोकन में ऐसा क्या डाटा छुपा है, ठीक है। तो वो तो भाई एकदम मतलब वो तो बहुत रिस्की है, ठीक है, और बहुत आसान है क्रैक करना उसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम एक सीक्रेट की डिफाइन करते हैं अपने एंड पे, जो सीक्रेट की सिर्फ हमें पता होती है, समझ रहे हो, जो सीक्रेट की सिर्फ हमें पता होती है, ठीक है। तो इस सीक्रेट की मदद से हम ना इस पेलोड को ना, मतलब इस सीक्रेट की मदद से इस पेलोड को इनक्रिप्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्या करते हैं, इस पेलोड को हम एक अपनी सीक्रेट की मदद से इनक्रिप्ट कर देते हैं। कैसे इनक्रिप्ट कर देते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। चलो, हाँ, जैसे ही हम इनक्रिप्ट कर देते हैं तो ये हमें आराम से मिल जाता है टोकन, ठीक है। अब ये टोकन मिल गया। अब देखो, क्योंकि ये वाली सीक्रेट की जो है वो सिर्फ मेरे पास है, अब मेरे अलावा कोई बंदा इसको वेरीफाई कर ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। अब मान लो एक क्लाइंट से दूसरे सर्वर तक मैंने ना कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब एक टोकन ना भेजने की कोशिश करी,
समझ में आ गया? एक टोकन ना भेजने की कोशिश करी। अब किसी हैकर ने क्या करा कि उसको ना उस टोकन को किसी तरह उसने चुरा लिया, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट कर लिया बीच में रिक्वेस्ट को, और उसने वो ये क्या बोलते हैं, टोकन को चोरी कर लिया, ठीक है? तो इसके बाद वो जाएगा इस पे। अब वो क्या करेगा कि वो ना इसको ना थोड़ा सा इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगा तो इसको थोड़ा सा ना टैम्पर करने की कोशिश करेगा कि यार मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, ठीक है? और जाकर मैं इसको सर्वर के पास दोबारा भेज देता हूँ। और तो सर्वर को लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो उस स्पेसिफिक यूजर ने भेजी है, पर ये इसमें तो इस वाली टोकन में तो मेरा डाटा है, और उससे मैं सिस्टम हाईजैक कर लूँगा, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि ये जो सीक्रेट की है, उस सीक्रेट की से मैंने वो डिफाइन करा था, मतलब साइन करा था, क्रिएट करा था टोकन। अब मेरे अलावा ना इस सीक्रेट की का क्या फ़ायदा होता है, इसमें पूरे मैकेनिज्म का क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई टेम्पर्ड टोकन आएगा मेरे पास, मतलब कोई चेंज टोकन आएगा, तो वो टोकन को जब मैं वेरीफाई करने का ट्राई करूंगा यहाँ पे कि हाँ भाई ये वही टोकन है जो मैंने साइन करा था, तो वो एरर फेंक देगा। मतलब इसका मतलब क्या है, वो उसको सिंपली आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये तो वो टोकन है जो आपने साइन ही नहीं करा। समझ में आ रहा है? खत्म। बस इतना सा होता है JWT। ठीक है, चलो। यहाँ पे भी हम जब ये कर रहे थे जो स्टेटफुल आर्किटेक्चर में यहाँ पे भी हम, जैसे यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि टोकन भी जाता है साथ में, तो यहाँ पे एक स्टेप और था जहाँ पे हम JWT टोकन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ चलो, तो यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो हमने क्या करा, एक जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने नेम ईमेल पासवर्ड के साथ सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी। जैसे उसने रिक्वेस्ट भेजी तो उसने प्रोसेस करा, डाटाबेस में स्टोर करा, एक नई JWT टोकन क्रिएट करा और उसने भेज दिया क्लाइंट को 201 सक्सेस के साथ, ठीक है? और जैसे ही क्लाइंट ने इस टोकन को रिसीव करा तो अब इसको वो क्या करेगा, एज एन ऑथराइजेशन कुकी इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है? एज एन ऑथराइजेशन कुकी इसको ब्राउजर के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है? अब वो ऑथराइजेशन कुकी क्या करेगा, वो ऑथराइजेशन कुकी एक तरह से हमारा ना आइडेंटिटी प्रूफ है। वो आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? वो आइडेंटिटी प्रूफ ये है कि हमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो यूजर है वो ट्रस्टेड है। समझ में आ रहा है? इसकी आइडेंटिटी वही है जो ये प्रिटेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम इस ऑथराइजेशन टोकन से समझ सकते हैं। अब इसका ऑथराइजेशन टोकन क्योंकि ये यूनिक है और मैंने साइन कर रहा है कि हाँ भाई आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन डाली, तो इसका मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, नाम ईमेल आपका ये है, पासवर्ड, और इसके लिए मैं आपको ना एक स्पेशल स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है? वो स्पेशल स्ट्रिंग आप हर रिक्वेस्ट के साथ ना मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ कि आप वही हो। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, जैसे ही इसने क्या बोलते हैं, साइन अप कर लिया अपने ऐप में। अब जैसे ही ऐप में साइन अप कर लिया तो अब क्या होगा कि आफ्टर टोकन क्रिएशन व्हाट इफ यूजर सेंड रिक्वेस्ट अगेन, ठीक है? मतलब यूजर दोबारा फ्यूचर में रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा, सिंपली जाएगा, कुछ भी रिक्वेस्ट होगी, जैसे कुछ फाइंड करना हो, कुछ भी एक्सेस करना हो, ठीक है? वो रिक्वेस्ट होगी एक तो, और उस रिक्वेस्ट के साथ वो एक चीज़ और भेजेगा। वो एक चीज़ क्या होगी, वो होगी ऑथराइजेशन टोकन, ठीक है? वो ऑथराइजेशन टोकन होगा, ठीक है? ऑथराइजेशन टोकन कैसे भेजेगा? वो ऑथराइजेशन टोकन एज हेडर भेजेगा। समझ में आ रहा है? एज हेडर। हेडर क्या होता है जानते हो ना, कि पिछली बार बता रहा है में कि हेडर्स होते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो हम भेजते हैं हर रिक्वेस्ट के साथ, जो एक्सेसिबल होती है उसको करके उसमें, ठीक है? तो ठीक है, चलो, वो एज एन ऑथराइजेशन टोकन भेजेगा, ठीक है? तो जैसे ही ऑथराइजेशन टोकन भेजेगा रिक्वेस्ट के साथ, तो ये ऑथराइजेशन टोकन इस पे जाएगा सर्वर पे, और सर्वर पे जाके ये ना अपनी सीक्रेट की उठाएगा, और सीक्रेट की उठाने के बाद ये ऑथराइजेशन टोकन उठाएगा, और उन दोनों की मदद से ये उसको इस ऑथराइजेशन टोकन को ना वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि सीक्रेट की तो मेरे पास ये, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है? चलो, वेरीफाई कर लिया। अब मान लो ये जो ऑथराइजेशन टोकन है वो वैलिड है, मतलब सही है, तो आगे ये इसकी रिक्वेस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस कर देगा।
लेकिन मान लो अगर इसी ऑथराइजेशन टोकन गलत है तो सिंपली 403 अनऑथराइज्ड भेज देगा, ठीक है, समझ गए। इसमें देखो ये स्टेटलेस आर्किटेक्चर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने कहीं भी कोई स्टेट स्टोर करी नहीं करी। वो कैसे पता, वो इसलिए पता कि भाई देखो मैं यूजर ने एक बार ही कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेरे को दी लॉगिन करने के लिए, लॉगिन साइन अप करने के लिए, वो चीज़ मैंने उसको प्रोसेस करी और प्रोसेस करके मैंने उसको एक यूनिक स्ट्रिंग दे दी, और वो यूनिक स्ट्रिंग जो है वो सर्वर क्लाइंट ने अपने पास रख ली है एज एज कुकी, और उस कुकी को वो मेरे को बार बार भेजे जा रहा है वो वेरीफाई करने के लिए, और जब जब मेरे को भेज रहा है तो मैं अपनी कंप्यूटेशन पावर यूज करके, ठीक है, ऑन द गो उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, सीक्रेट की मदद से, और वेरीफाई करके अगर वो सही है तो आगे प्रोसेस कर दे रहा हूँ, वरना फिर उसको 403 ऑथराइज दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है। इसमें क्या करना पड़, इसमें क्या है देखो, इसमें हमें सर्वर साइड में ना कहीं भी कोई एक अलग से डाटाबेस बनाने की, एक अलग से रेडिस सेटअप करने की ना कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें हम कि यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करें कि भाई ये यूजर है जो मेरे पास वैलिड यूजर है, समझ में आ रहा है, कि ये यूजर हैं जो हमारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉन यूजर है। तो वैसी हमें कुछ भी स्टेट मैनेज करने की, वैसा कोई भी डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़े नहीं। जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो सारा डाटा हम एक अपने मेन डाटाबेस में कहीं भी स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सारा सारा मतलब डाटा जो भी है हम एक मेन डाटाबेस में स्टोर कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आराम से। और इस डाटाबेस में क्या क्या स्टोर कर लें, इसमें हम नाम करेंगे, ईमेल करेंगे, एक हैश्ड पासवर्ड करेंगे, क्योंकि तुम्हें बताया था ना कि कभी भी हम पासवर्ड सेव करते हैं मतलब स्टोर करते हैं डाटाबेस में, तो हम उसको ना एज नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट नहीं करते हैं, हम उसको ना हैश करके करते हैं। अब हैश क्या होता है, हैश बेसिकली हम एक किसी भी स्पेसिफिक एल्गोरिथम की मदद से उस प्लेन टेक्स्ट को ना एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, उस रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ही हम इसको डाटाबेस में स्टोर करते हैं। चलो ठीक है। हम इसके इस स्टेटलेस आर्किटेक्चर, जो JWT का स्टेटलेस आर्किटेक्चर था, इसमें कुछ कुछ फ्लॉज थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। वो फ्लॉज क्या क्या थे, एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि टोकन थेफ्ट। अब मान लो तो किसी बंदे ने ना मेरा किसी हैकर ने आके मेरी क्लाइंट साइड पे कुकीज चुरा ली, ठीक है। अब कुकीज चुरा ली, उस कुकीज में ऑथराइजेशन टोकन भी था, और ऑथराइजेशन टोकन क्या मैंने बताया कि ऑथराइजेशन टोकन एज ए तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ है, मतलब तुम्हारा आई कार्ड एक तरह से। वो आई कार्ड उसने चुरा लिया, आइडेंटिटी प्रूफ चुरा लिया। अब क्या करेगा वो, जैसे कि मान लो यही जो है ओपन एआई का सर्वर है, ठीक है, ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, तो यहाँ पे ना मेरी एक ओपन एआई ने जो मेरे को ऑथराइजेशन टोकन दिया था वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। तो जैसे ही ये ऑथराइजेशन टोकन चोरी हो जाएगा, और हैकर फिर क्या करेगा, हैकर पता क्या करेगा, हैकर जाएगा कुछ भी ओपन एआई को रिक्वेस्ट भेजेगा, और ना वो इस ऑथराइजेशन टोकन को साथ में भेजेगा। तो ओपन एआई को पता है क्या लगेगा, ओपन एआई को ये लगेगा कि भाई ऋषभ इसको जो है ऋषभ जो है मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसको ये नहीं पता, सर्वर को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो हैकर भेज रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ यही है JWT स्टेटलेस आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसको भी हैंडल करने के लिए हमने पिछली बार समझा था कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम हाइब्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर मतलब स्टेटलेस प्लस स्टेटफुल, ठीक है, स्टेटलेस प्लस स्टेटफुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम ना जैसे यहाँ पे याद है हमने एक अलग से डाटाबेस जो है वो डिफाइन कर दिया था, और इस डाटाबेस में हम कुछ कुछ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, सेशन की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पे ना एक अलग से डाटाबेस हाइब्रिड हाइब्रिड आर्किटेक्चर के उससे, हाइब्रिड मतलब स्टेटलेस और स्टेटलेस प्लस स्टेटफुल आर्किटेक्चर की मदद से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम ना एक अलग से डाटाबेस स्टोर कर लेंगे। इस वाले डाटाबेस में पता है हम क्या क्या सेव करेंगे, सोचो क्या क्या सेव करेंगे। इस वाले डाटाबेस में हम वो सारे ऑथराइजेशन टोकन
सेव करेंगे जो ब्लैक लिस्ट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो ना मेरे किसी हैकर ने मेरी ऑथराइजेशन टोकन चुरा ली और मेरे को ना पता लग गया, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं सिंपली सॉरी ओपन एआई के पास जाऊंगा और ओपन एआई को ना मैं बोलूंगा कि यार मेरी ना ये वाली इस वाले सेशन की करंट सेशन की ऑथराइजेशन टोकन ना वो हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ठीक है, मतलब हैकर ने चुरा लिया है। या फिर तुम बोलोगे कि स्पेसिफिक टोकन का ना मेरा चोरी हो गया है, तो ओपन एआई क्या करेगा, ठीक है चलो भाई आपने बोला कि ये वाला टोकन जो है आपका चोरी हुआ है, किसी हैकर ने चुरा लिया, तो वो टोकन वो जाएगा और अपने इस वाले डाटाबेस में सेव कर लेगा, ठीक है। इसमें वो क्या सेव करेगा बेसिकली, ब्लैक लिस्टेड टोकन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, ब्लैक लिस्टेड टोकन्स, तो समझ गए। और जब भी फिर हर फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ वो ब्लैक लिस्टेड टोकन एक बार देखेगा कि कहीं भाई ये जो रिक्वेस्ट अभी आई है वो ब्लैक लिस्टेड टोकन में से तो नहीं कोई है, और अगर ब्लैक लिस्टेड टोकन होगी में से होगी तो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। समझ में आ गया कि क्या होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, स्टेटलेस स्टेटफुल आर्किटेक्चर क्या होता है और स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस में कुछ कुछ फ्लॉज थे, जैसे टोकन थेफ्ट हो गया, तो इसको हमने डील कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर की मदद से। हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्या होता है, स्टेटलेस प्लस स्टेटफुल। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक अलग से एक डाटाबेस बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली स्टेट को सेव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे कि यहाँ पे हमने सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोकन्स को सेव करेंगे, ठीक है, इस वाले डाटाबेस में। इस और बेसिकली इस वाले परसिस्टेंट स्टोरेज की जगह हम रेडिस का भी यूज़ कर सकते हैं। वही वही वाली बात है कि तुमको कि किस तरह अपना सर्विसेज कितनी फास्ट चाहिए, तुम्हारा यूज़ केस क्या है, ठीक है, तुम्हारा लोड क्या है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये सब चीज़ें होती हैं सिंपली। और हाँ चलो, अब तक हमने दो चीज़ें करी, एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर और स्टेटलेस आर्किटेक्चर ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक चीज और देखते हैं, एपीआई की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है बेसिकली, तो अब मान लो एपीआई की होती क्या है। एपीआई की सबसे पहली बात, कुछ भी ना एक रैंडम स्ट्रिंग मान लो, ठीक है, एक रैंडम स्ट्रिंग, एक किसी भी एल्गोरिथम की मदद से बनी हुई हो, ठीक है, तो ये एक एपीआई की एक रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, चलो इतना समझ गए। तो अब देखो, अब काफी सारे ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ओपन एआई का। अब ओपन एआई क्या करता है, ओपन एआई जो है सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि ओपन एआई अपनी ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, वो अपना नेटिव एलएलएम्स जो भी हैं, चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन हैं, चैट जीपीटी 3.5, 4, ठीक है, 4 प्रो, 3.5 प्रो, ठीक है, ये सब जितने भी मॉडल्स हैं वो इन सब का ना एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्विसेज बेचता है, और उसको वो अलग अलग कंपनीज को बेचता है। और वो कैसे एक कंपनी को दूसरी कंपनी को अपनी सर्विसेज बेचनी हो, मतलब इसका मतलब क्या, वो अपना कुछ भी रिसोर्सेस ना दूसरी कंपनी को अलाउ कर रहा हो कि भाई आप ना मेरे को इतने पैसे दे दो और आप ना मेरे ये रिसोर्सेस ना इतनी लिमिट तक यूज कर सकते हो। तो उसके लिए अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा, और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए ना हमें सबसे पहली बात कुछ एकदम इजी और मतलब जिसमें ज़्यादा स्टेप्स ना हो बेसिकली, ठीक है, मतलब एक इजी आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें हम हर चीज़ फास्ट कर सके। क्योंकि तुम ही देखो, ये जो एपीआई की है, वो एपीआई की अब 1000 उसमें हो सकती है, मतलब क्या बोलते हैं, 1000 यूजर्स को सेम एपीआई की मदद से चीज़ें, या फिर देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ना अपना एक ऐप बनाया, कोई भी एक एआई का ऐप बनाया, ठीक है, इसमें मैं ना ओपन एआई के मॉडल्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्वर बनाऊंगा अपना, है ना, जहाँ पे मेरी चीज़ें सारी होस्टेड होंगी, समझ गए, एक मेरा ये सर्वर होगा, चलो ठीक है।
और एक मेरा होगा ओपन एआई का सर्वर, जहाँ जो जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर। समझ में आ गया? अब मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा तो अब मेरे को किसी तरह उसके पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वो कुछ भी स्पेसिफिक चीज को प्रोसेस करने के लिए, और फिर वो ओपन एआई का सर्वर जो है वो प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के बाद मेरे को उसका रिस्पॉन्स देगा कुछ भी। समझ गए? ठीक है। अब उसके लिए मेरे को इस वाले उसके लिए मतलब इस वाली फ्लो के लिए मेरे को कुछ ऑथेंटिकेशन का मेथड तो चाहिए भाई। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ तो ऑथेंटिकेशन का मेथड चाहिए। अब वो मेथड में जो है कुछ ऐसा बनाऊंगा कि भाई वो एट स्केल भी मैनेज हो सके। अब एट स्केल का मतलब क्या है? अब तुम ही सोचो। अभी मेरे पास ना, जैसे कि अभी तो हम यहाँ पे एक ना बेसिकली एक स्पेशल की एपीआई की मदद से ना ये ओपन एआई का सर्वर एक्सेस करते हैं, लेकिन मान लो एक टाइम के लिए, ठीक है, एक टाइम के लिए मान लो, या फिर एपीआई की मदद से हम एक्सेस कैसे करते हैं? वैसे मैंने बोला कि एपीआई की कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग है जो ओपन एआई के सर्वर ने ना बोल दिया है कि भाई मैं ना आपको ना एक आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना आपको ना प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप ना ये वाली की ऐसा है पकड़ो, और जब भी आप फ्यूचर में कोई भी रिक्वेस्ट लेकर आओगे ना, आप ना एज एन एपीआई की ना ये वाली स्ट्रिंग जो है मेरे को दे देना। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ना लेजिट हो, मतलब आप एकदम वही बंदे हो जो आप प्रिटेंड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो अब फ्यूचर में क्या होगा, फिर मैं कुछ भी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट होगी तो मैं वो ये वाली एपीआई की उठाऊंगा। ठीक है, ये वाली एपीआई की उठाऊंगा और इस एपीआई की को ले जाकर ओपन एआई सर्वर को दिखाऊंगा और अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूव कर दूंगा, और साथ में अपने रिक्वेस्ट फिर प्रोसेस करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, चलो इतना समझ गए। तो देखो तुम ही सोचो ये कितना एकदम इजी, और मतलब इसमें ज्यादा स्टेप्स है भी नहीं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है, एक 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 बेसिकली स्ट्रिंग है सिर्फ, और ये स्ट्रिंग मैं उसको उसके पास जाके दे रहा हूँ, और वो देख रहा है कि ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं, और बस वो मेरे को फिर मेरी चीज़ें प्रोसेस करके दे दे रहा है। देखो कितना सिंपल है। अब तुम ही सोचो, अब मेरे इसकी जगह ना मेरे पास एक होती ईमेल होती, एक पासवर्ड होता। समझ रहे हो? अब मैं हर रिक्वेस्ट के साथ पहले ईमेल डालूं, पासवर्ड पासवर्ड डालूं। ठीक है, ईमेल पासवर्ड, फिर मैं इसके पास जाऊं, फिर ये सबसे पहले ईमेल चेक करे डाटाबेस में कि यार ये ईमेल वैलिड है कि नहीं, फिर वो ईमेल वैलिड करने के बाद ये पासवर्ड चेक करे, फिर पासवर्ड चेक करे कि फिर हैश उसका मिला है। मतलब कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला आर्किटेक्चर ये तो मतलब इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही सोचो, अब मैंने ये जो एप्लीकेशन अपने बनाई है, जो भी अपना ऐप बनाया है जिसका सर्वर है, अब इस सर्वर को ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा यूज करेगा, सिर्फ दो बंदे यूज करेंगे। हो सकता हो भाई 1 मिलियन यूजर्स यूज कर एक बार में। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख एक बार में बंदे आ जाएं इसमें। तब मैं क्या करूंगा? तब अगर मेरा वाला आर्किटेक्चर होगा कि भाई ईमेल पासवर्ड वाला, यहाँ पे कम्युनिकेशन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का, तो भाई उस तुम सोचो कितना ज्यादा स्लो हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा स्लो हो जाएगा? तो उसी चीज के लिए ना हम एक आर्किटेक्चर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एपीआई की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ भी सर्वर हो, कुछ भी मशीन होती है, ये बेसिकली यूज कहाँ होता है सबसे पहले? तो तुम ही देखो, जब ओपन एआई का मान लो कोई पेज है, पेज में आके तुम एक जनरेट की बटन पे क्लिक करते हो, और वो तुम्हें एक स्पेशल स्ट्रिंग ऐसी करके दे देता है। ठीक है, वो तुम्हें ऐसी की बनाकर दे देता है। फिर इस की को तुम जाके इससे क्या कर सकते हो बेसिकली, इससे ना तुम्हारे यूज केस क्या है इसका? सबसे पहले इससे ना तुम प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर सकते हो ओपन एआई के रिसोर्सेज को। इसका मतलब क्या है? तुम प्रोग्राम की मदद से, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से ओपन एआई के सर्वर को तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक मशीन, मतलब जो तुम्हारी मशीन है और जो ओपन एआई की मशीन है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं सिर्फ इस एपीआई की मदद से। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। तो ठीक है, तो अब तुम ही देखो, जैसे कि अब तुम
क्लाइंट टू मशीन जब करते हो, जैसे ये क्लाइंट है, क्लाइंट बेसिकली यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब कोई भी ब्राउजर, मैंने कोई भी टैब में कोई वेबसाइट खोल रखी है मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में, और क्लाइंट टू मशीन है, ये मेरा ऐप है। अभी के लिए सोच लो कि ये है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट से मशीन को जब हम करते हैं कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फ्लो होता कैसे, फ्लो देखो, फ्लो कैसे होता है। फ्लो होता है सबसे पहले इस वाले में कुछ एक तो यूजर इंटरफेस होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। एक यूजर इंटरफेस है ना। एक इस यूजर इंटरफेस में मैं क्या करूंगा, यूजर इंटरफेस में जाऊंगा, इस वाली जनरेट की वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को एक क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रिंग दे देगा बेसिकली, कोई सी भी, ठीक है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेज के। तो इससे हम क्लाइंट टू मशीन में क्या 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 होता है, हम यूजर इंटरफेस में जाके ना हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं फॉर्म में, इनपुट एंटर कर सकते हैं, हम कोई बटन दबा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसकी मदद से, मतलब यूजर इंटरफेस की मदद से मेरा कुछ भी फ्रंट एंड से सर्वर तक, फ्रंट एंड से सर्वर तक कुछ भी रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट, ठीक है। अगर मान लो मैं कुछ चीज़ ऐसी एक्सेस करना, मतलब यहाँ पे ना इस वाली वे ऑफ कम्युनिकेशन में चीज़ें बहुत ही लिमिटेड होती हैं, क्योंकि तुम ही सोचो, अब क्या पता सर्वर को 100 चीज़ें, मतलब सर्वर के पास 100 कैपेबिलिटीज़ हो, ठीक है, लेकिन मान लो तुमने अपने फ्रंट एंड में सिर्फ 10 कैपेबिलिटीज़ का ही इंटीग्रेशन कर रखा हो, तो बाकी की 90 तो बेकार है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका क्लाइंट में हमें कंट्रोल मिलता है, ठीक है, कि हम क्या क्या चीज़ें डिफाइन करें, और इसी की मदद से फिर हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन मान लो मेरे को ना एक किसी की सर्विस यूज़ करनी है, मान लो मेरे ऐप में ओपन एआई, देखो ओपन एआई का सर्वर यूज़ करना है मेरे को, मॉडल्स यूज़ करना है, तो इसमें क्या होगा फिर, अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करना है, तो इसको आसान बनाने के लिए एपीआई की एपीआई की बेस्ड ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, एक एपीआई की होगी जो इसको मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब इस वाले सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए होगी। ये क्या करेगा, उसको जाकर ओपन एआई के सर्वर को भेजेगा, ओपन एआई के सर्वर को ये एपीआई की दिखाएगा और बोलेगा कि भाई मैं हूँ, मेरे को पहचानो, और फिर ये ओपन एआई का सर्वर पहचान जाएगा, ठीक है। और पहचानने के बाद ये बोलेगा कि भाई आपको फुल छूट है कि आप जो भी मतलब आपको फुल एक्सेस है मेरे सारी सारी कैपेबिलिटीज़ का, आपको जो मन हो वो करो, ठीक है, बस, समझ गए। तो ये होता है एपीआई की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे, और ये सब पता होना ही चाहिए, और आसान भी है। तो चलो ठीक है, अगर इतना समझ गए हो तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बेसिकली, हाँ, तो अब हम आएंगे ऑथ पर। जैसे कि मैंने बताया था ना, ऑथ जो है एक तरह का ना ऑथराइजेशन करने का मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें अब ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऑथ का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले तो जैसे जैसे ना इंटरनेट बढ़ता गया, एप्लीकेशंस नई नई आती गई, ठीक है, इवॉल्व होते रहे, तो उसमें क्या होता था, नई नई जैसे सर्विसेज आई, तो लोगों ने हर सर्विस पे जाके ऑब्वियसली अपना नया नया अकाउंट बनाया, नए नए अकाउंट्स बनाए, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि अब हर यूज़र के पास ना, मान लो हर यूज़र 10 चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो हर 10 की अलग अलग आईडी है, अलग अलग पासवर्ड है, ठीक है। तो अब ये अपने आप में इतने सारे आईडी को, इतने सारी पासवर्ड को ना मैनेज करना एक अपने आप में टफ काम है, ठीक है। अब तुम किसी की आईडी, एक की आईडी को याद करो, दूसरे की भूल जाओ, या फिर हो सकता है कि पासवर्ड ही भूल जाओ किसी का, ठीक है। इससे ना काफ़ी सारी दिक्कतें थी, ठीक है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली फटीग, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी आईडी पासवर्ड को मैनेज करना, ठीक है। और दूसरा था एक, इससे ना इस रीज़न की वजह से, अब तुम ही सोचो कि इतने सारे मेरे को आईडी पासवर्ड हैं, एक टाइम को चलो आईडी में थोड़ा सा देख भी सकता हूँ, पासवर्ड अब मैं क्या करूँगा,
इसकी इसकी मेरे सबसे पहले दिक्कत सिक्योरिटी इसका आया कि लोगों ने ना एक तरह का ही पासवर्ड अपने हर ऐप में डाल दिया। मतलब मैं एक पासवर्ड है, अब मैं उसको इंस्टाग्राम में भी यूज कर रहा हूँ, जीमेल में भी यूज कर रहा हूँ, फेसबुक में भी यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब में भी यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मतलब मेरी मल्टीपल अकाउंट्स का पासवर्ड एक ही है। और ये एक तरह का बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है, सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें थी, तो इन सबको ना हमें एक तरह से समझ नहीं आ रहा था कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आया, और इसके बाद भी, या फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन आया जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो OAuth है जैसे कि, ठीक है। एक तो इसके बाद ना एक, चलो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और इसके अलावा ना एक प्रॉब्लम और भी थी जो काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी डेलीगेशन प्रॉब्लम। अब ये डेलीगेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, डेलीगेशन का सबसे पहले तुम इसके नाम पे जाओ। इसका डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को कुछ अलॉट करना, ठीक है, समझ रहे हो? तो किसी को किसी चीज़ का एक्सेस या किसी की चीज़ की जिम्मेदारी कुछ भी देना, ठीक है। तो ये डेलीगेशन प्रॉब्लम है क्या? अब ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ना रिक्वायरमेंट्स भी बदली, और जैसे रिक्वायरमेंट्स बदली तो एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई, अब ना एक ऐप था जो चाहता था कि भाई मेरे को ना दूसरी एप्लीकेशन का ना डाटा और रिसोर्सेज ना मेरे को मैनेज कर, मतलब एक्सेस करने के लिए मिल जाए। अब इसका एग्जांपल क्या है? अब इसका एग्जांपल है, अगर मैं बताऊं तो तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम होगा। इंस्टाग्राम जो है जब तुम डाउनलोड करते होगे तो उसके बाद एक इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स करके आता है, ठीक है। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम अदर एप्स, ठीक है। अब वो एप्स क्या क्या हो सकते हैं? वो एप्स बेसिकली तुम्हारा जो भी तुमने कॉन्टैक्ट ऐप यूज़ कर रखा होगा, मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तुम अपने फ़ोन में, तो वो गूगल की हो सकती है, वो किसी स्पेसिफिक मोबाइल की हो सकती है, ठीक है, जो भी ऐप है, ठीक है। अब मतलब क्या था, एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन का ना डाटा एक्सेस करना चाहती है। या फिर इसके अलावा तुम एक एग्जांपल और ले सकते हो कि एक ना सर्विस है, एक कंपनी है जो ना मेरे ना मतलब मीटिंग्स को ना मैनेज करती है, ठीक है। मतलब मेरे जितना भी शेड्यूल है वो सारी चीज़ें मैनेज करती है, टाइम टाइम टेबल जितना भी, ठीक है। तो उसको ना, अब उस कंपनी को क्या होगा, उस कंपनी को ना मेरे मेरे गूगल कैलेंडर की मेरे गूगल कैलेंडर का एक्सेस चाहिए होगा। वो एक्सेस क्यों चाहिए होगा? वो एक्सेस इसलिए चाहिए होगा ताकि वो जाके मेरे गूगल कैलेंडर में मेरे लिए मीटिंग्स शेड्यूल कर पाए। समझ में आ रहा है? ताकि वो जाके मेरे लिए मेरे गूगल कैलेंडर में मेरे बिहाफ पे मीटिंग शेड्यूल कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब उस एक कोई भी एक्स ऐप को, जैसे कि मान लो इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो scheduler.com है, ठीक है। अब इसको ना एक्सेस चाहिए मेरे गूगल कैलेंडर का, ठीक है। अब मैं कैसे इसको दूंगा एक्सेस? कुछ तरीका बताओ, क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो हो सकता है कि भाई अगर तुझे मेरे गूगल कैलेंडर का एक्सेस चाहिए तो ऐसा कर, तू ले मेरी आईडी, ले तू ले मेरा पासवर्ड, ठीक है, और तो एक्सेस कर ले। अब एक सॉल्यूशन तो ये सही हो सकता है, लेकिन भाई ये चीज एक डिजास्टर ही है, समझो। अगर तुमने किसी को अपना आईडी पासवर्ड दे दिया किसी भी, तो एक उसका ना तुम उसको तुम्हारा तुम अपनी चीज का फुल एक्सेस दे रहे हो पहली बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि तुम इन सर्विसेज को डायरेक्टली अपने गूगल कैलेंडर का आईडी पासवर्ड, मतलब लॉगिन इन्फो इसको दे रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा नो है, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम, और ना ऐसा करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ना दिस कैन बी डिजास्टर। और डिजास्टर कैसे हो सकता है?
क्योंकि भाई जब तुमने उसको अपना आईडी पासवर्ड दे दिया तो तुमने उसको ना एक तरह से एक फुल एक्सेस दे दिया अपने अकाउंट का, ठीक है। वो चाहे उसमें कुछ भी करे, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी ऐसा ना तरीका नहीं है जिससे हम उसको सॉरी उसको उसकी एक्सेस को लिमिट कर सके कि नहीं भाई तू ना जाएगा वहां पे तो तू ना सिर्फ ये वाले सेक्शन सी पर्टिकुलर सेक्शन सी जाके चेंज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है। और मान लो गलती से, मान लो तुमने ना इसको आईडी पासवर्ड दे दिया, मान लो गलती से फ्यूचर में ये scheduler.com जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब इसका जितना भी डाटा है, मतलब किसी कोई हैकर आया और इसका डाटाबेस मतलब अटैक करके हाईजैक कर लिया, ठीक है, मतलब सारा डाटा चोरी कर लिया। अब उन सारे डाटा में तुम्हारा आईडी पासवर्ड भी चला गया, ठीक है। तो अब तुम उसको फिर क्या करना है, या उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुम या तो आईडी पासवर्ड उसका चेंज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर किसी से गलती है वो तुम्हें बताएगा थोड़ी भाई, क्या एक चलो ये भी दिक्कत है। तो डेलीगेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, मतलब प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ वन ऐप टू अनदर, ठीक है। और ये ऐप काफ़ी टाइम पहले थी, सॉरी ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम पहले थी। फिर जो है 2007 के आसपास ओ ऑथ का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ओ ऑथ का कॉन्सेप्ट आया और इसमें हम ओ ऑथ में क्या करते हैं बेसिकली, ओ ऑथ में हम क्या कॉन्सेप्ट आया कि ओथ कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स विथ लिमिटेड एक्सेस, ठीक है। मतलब मतलब क्या इसका इसका मतलब ये है, अब ना हम किसी को एक ऐसा टोकन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो उस टोकन के जरिए हमारी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का जो भी वो चाहता है उसका ना लिमिटेड एक्सेस ले पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये scheduler.com जो है वो मेरे गूगल कैलेंडर का एक्सेस चाहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके ना सबसे पहले देखूंगा कि भाई मेरे को इसको क्या क्या चीज़ें एक्सेस देनी चाहिए। कि सबसे पहले एक्सेस देनी चाहिए कि रीड एंड राइट, ठीक है। कि मतलब तू जाके ना मेरा नए इवेंट्स शेड्यूल कर सकता है और रीड कर सकता है, ठीक है। ठीक है चलो, ये मेरे को ना ये दोनों चीज़ों ये दोनों कैपेबिलिटीज का एक्सेस इस scheduler.com को देना है। अब मैं क्या करूंगा ना, जाके OAuth की उससे OAuth की मदद से एक ना टोकन जनरेट करूंगा और उस टोकन की मदद से क्या होगा, ये scheduler.com मेरे उस गूगल कैलेंडर में ना वो सिर्फ वो स्पेसिफिक दो चीजें ही परफॉर्म कर पाएगा, समझ रहे हो। एक लिमिटेड एक्सेस होगा उसके पास, इतनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो अब इसका अगर तुम फ्लो समझो तो देखो यहाँ, जैसे कि मान लो अब इसमें ना काफ़ी सारी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला एक होता है रिसोर्स ओनर। अब ये रिसोर्स ओनर क्या है, अब रिसोर्स ओनर मेरे मान लो तुम हो, ये ठीक है। ये जो है ये स्पेसिफिक यूज़र है, ठीक है, या मैं हूँ तुम, ठीक है। और एक होता है क्लाइंट। अब वो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली एक ऐसा सर्वर, यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ना वो एक ऐसा सर्वर है, मतलब मेरा सर्वर है, ठीक है। मतलब जो मैंने क्रिएट करा, मान लो मेरी वेबसाइट है scheduler.com, ठीक है। ये है scheduler.com का सर्वर, ठीक है। ठीक है चलो, और ये जो ऑथराइजेशन सर्वर है ये एक ऐसा सर्वर है जिससे हम OAuth की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ से हम सारा ऑथराइजेशन का काम देख रहे हैं, समझ में आ गया। ठीक है चलो, और ये रिसोर्स सर्वर, अब ये रिसोर्स सर्वर क्या है, एक मिनट।
हाँ तो देखो, हेलो, तो सबसे पहले एक ना एक रिसोर्स होना है, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कुछ भी चीज एक्सेस करना चाहता है, मतलब कुछ भी सर्विसेज को यूज करना चाहता है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो हर चीज ओन करता है, चलो ठीक है। तो और ये क्लाइंट क्या है, क्लाइंट मान लो कोई भी एप्लीकेशन है जो क्या बोलते हैं, तुम्हारी तुम्हारी मतलब कोई भी दूसरी एप्लीकेशन का एक्सेस लेना चाहती है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा scheduler.com हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, चलो, ये ऑथराइजेशन सर्वर बेसिकली ऑथराइजेशन का काम कर रहा है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें देखना, ठीक है, वो है, ठीक है। और ये रिसोर्स सर्वर क्या है, रिसोर्स सर्वर बेसिकली ये है गूगल का सर्वर, ठीक है, गूगल कैलेंडर का सर्वर, ठीक है। हाँ, चलो, यहाँ पे अब हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ होगी यूजर एक्सेस इस रिसोर्स, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब या इसको छोड़ो, सबसे पहले ना पहला स्टेप होगा कि मैं कुछ भी चीज़ ना एक्सेस करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं scheduler.com पर हूँ और मैं scheduler.com से ना गूगल कैलेंडर को एक्सेस की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। या फिर इसका मतलब तुम शुरुआत में ये समझ सकते हो कि मैं scheduler.com पे जा रहा हूँ, scheduler.com को मैं ना एक्सेस करना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं scheduler.com पे जा रहा हूँ, scheduler.com को ना बेसिकली एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इस वाले रिसोर्स की बात करते हैं, सॉरी। तो यूजर सबसे पहले गया और ये scheduler.com पे जाके उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ये क्या करेगा, ये एक ऑथराइजेशन पेज जो भी है भेजेगा। मैं फिर इसका अपनी सारी जो भी ऑथराइजेशन पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगा और इन्फॉर्मेशन डाल के ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये चेक करेगा सारे क्रेडेंशियल्स, उसके बाद क्या क्या होगा बताओ। उसके बाद मैं आगे की चीज़ें इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके बाद ना इसको किसी भी एप्लीकेशन का वो चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सेस चाहिए। तो ये जाएगा और ये फोर्थ स्टेप में जाके क्लाइंट ट्रांसफर यूजर क्रेडेंशियल विद OAuth की। इसका मतलब ये है कि दूसरे तरीके से समझेंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो, तो शुरुआत से देखते हैं एक बार, ठीक है। ये फ्लो थोड़ा सा डायग्राम अलग है। तो एक बेसिकली कोई भी रिसोर्स ओनर है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर यूजर है, ये ना scheduler.com से गूगल कैलेंडर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे जो भी लॉगिन वॉगिन हो रखा है अभी, ठीक है, scheduler.com में ये जो भी लॉगिन वॉगिन हो रखा है, तो ये जाएगा सबसे पहले scheduler.com से ये गूगल कैलेंडर को ना एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जैसे ही मैं कुछ भी एप्लीकेशन में लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, तो वहाँ जाके वो सबसे पहले एक पेज खुलता है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लो एक ही वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके अपने ना गूगल अकाउंट से साइन इन करूँगा, ठीक है। अपने ये सबसे पहले तो मैं इसमें लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद जाके ना मैं इस वाले गूगल अकाउंट कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा। तो उसके बाद ये एक तरह का ना साइन इन पेज ही तो है, देखो ना, साइन इन विथ गूगल, एक ये लॉगिन पेज है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट कर दूंगा तो उससे मैं लॉगिन हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक मिनट बस। सॉरी, बार बार कॉल आ रहा है, तो ठीक है, चलो, कहाँ था मैं। हाँ, तो साइन इन पेज की मदद से सबसे पहले मैंने इस पे रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दिया। मतलब scheduler.com पे तो पहले मैं लॉगिन था ही,
तो scheduler.com पे जाके मैंने गूगल कैलेंडर को ना एक्सेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस वाले ये स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि यूजर ने जो है ना, यूजर ने कोई भी रिसोर्स को, मतलब एक कोई भी रिसोर्स को, जो यहाँ पे गूगल कैलेंडर है इस वाले एग्जांपल में, गूगल कैलेंडर को ना मैं एक्सेस करने की रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेज दी है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सबसे पहले इसको ना वो भेजेगा, इसको पहले एक साइन इन पेज भेजेगा। जैसे कि यहाँ पे साइन इन पेज है ना, अब मान लो मैंने यहाँ पे तो चलो 2 अकाउंट लॉगिन्स हैं, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है चूज एन अकाउंट का। मान लो एक बार को अभी मेरे यहाँ पे कुछ भी अकाउंट लॉगिन नहीं होते, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक साइन इन, फिर उसको एंटर ईमेल करके फील्ड आती, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑथराइजेशन लॉगिन पेज भेजेगा। हाँ चलो, जब जैसे ही मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन कर दिया, उसके बाद अब क्या होगा, ये जो भी है सबसे पहले मैं इसको यूजर क्रेडेंशियल भेजूंगा, और यूजर क्रेडेंशियल्स क्लाइंट के पास जैसे ही पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, क्लाइंट के पास जैसे ही पहुंचेगा तो ये सबसे पहले जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर के पास, ठीक है। ऑथराइजेशन सर्वर के पास जाके ये बोल ऑथराइजेशन सॉरी OAuth की उससे ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर तुम उसको समझ सकते हो कि वो बेसिकली कोई भी अभी के लिए की जनरेट करना चाहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर जैसे ही ऑथराइजेशन सर्वर के पास वो आई, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि हाँ भाई, जो इसने इन्फॉर्मेशन अभी जो अभी रिक्वेस्ट भेजी है, क्या वो वैलिड है, ठीक है। जो इसने इन्फॉर्मेशन ID पासवर्ड अभी जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो सही है। वो ये सारी प्रोसेस करने के बाद ये उसको एक ऑथराइजेशन का टोकन जनरेट करके उसको देगा। जैसे कि मैंने यहाँ बोला था ना कि OAuth क्या है, बेसिकली OAuth है कि किसी भी सर्विस को लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है, लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। चलो समझ गए। फिर जैसे ही ये इसको क्लाइंट के सर्वर सॉरी ऑथराइजेशन सर्वर से क्लाइंट को, मतलब यहाँ पे scheduler.com को भेज देगा, तो फिर ये scheduler.com इसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ये बेसिकली जाएगा अपने रिसोर्स सर्वर पे, और रिसोर्स सर्वर को बोलेगा कि भाई ये जो है ये ऑथराइजेशन टोकन है, ठीक है, सॉरी ये एक्सेस टोकन है, ये अब मेरे को ना एक्सेस प्रोवाइड कर दो आप, ठीक है। जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मतलब मैं जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, जो भी मैं डाटा फेच करना चाहता हूँ, ये लो मेरा एक्सेस टोकन, और मैं इस एक्सेस टोकन की मदद से मैं ये प्रूव करता हूँ कि ये सारी कैपेबिलिटी जो भी मैं अभी परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे को ये सारे इन सब चीज़ों का एक्सेस दे दो, ठीक है। तो फिर ये रिसोर्स सर्वर ये सब चीज़ें चेक करता है, और चेक करता है कि ये वैलिड एक्सेस टोकन है कि नहीं। तो वैलिड एक्सेस टोकन है तो उसके बाद सिंपली इसको एक्सेस दे देता है, ठीक है। और उसके बाद क्लाइंट को जो भी है रिसोर्स ओनर को उसका एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लाइव करके अगर थोड़ा सा समझाना तो यहाँ पे देखो, चलो। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे एक ये वेबसाइट है क्लिपचैम्प करके, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, ठीक है, वो छोड़ो। तो ये बेसिकली एक ये वेबसाइट है जहाँ पे ना मैं लॉगिन करूंगा, हाँ, जहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो एक ये क्लिपचैम्प जो एक वेबसाइट कोई भी सर्विस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको ना मैं इससे अपने लॉगिन मतलब इसको ना मैं बेसिकली अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता, मतलब मैं कौन इसमें जाए ट्राई फॉर फ्री करके, या फिर अकाउंट बनाने के लिए मैं अपनी मैनुअली अपना पहले नाम डालूं, एज डालूं, डेट ऑफ बर्थ डालूं, ईमेल डालूं, पासवर्ड डालूं, सिटी डालूं, फलाना जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट चाहती है मेरा, वो सब, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू विथ गूगल। अब ये कंटिन्यू विथ गूगल होता क्या है, कंटिन्यू विथ गूगल होता है बेसिकली एक तरह का OAuth ही है ये, ठीक है। ऑथराइजेशन मतलब ये मेरी ना गूगल अकाउंट है, मेरा एक गूगल अकाउंट है जहाँ पे ना मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वो मेरे एज, नाम, प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल आईडी, मतलब हर चीज, ठीक है, वो गूगल के पास ना सेव है। तो गूगल क्या करता है, गूगल करता है अपनी सर्विसेज बेचता है। कैसे बेचता है,
मतलब वो गूगल, मतलब ये क्लिप चैम्प जो है वो ना अब क्या करेगा, वो कंटिन्यू विद गूगल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये गूगल को जाके ना रिक्वेस्ट करेगा। गूगल को जाके क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो भी स्पेसिफिक यूजर है, ये इसकी इसकी इसका ना मैं डाटा चाहता हूँ, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन कुछ चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के उससे, आपके प्लेटफॉर्म के आपकी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी यहाँ पे, बेसिकली नाम वाम जो भी है, ठीक है, लेना हो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा है, बताओ, ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा ना, देखो जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करा, तो इसने मेरे को एक साइन इन पेज पे, लॉग इन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, देखा। पहले मैं क्या करा, मैंने कुछ भी इसमें एक्सेस करने की कोशिश करी अपने इससे क्लिप चैम्प से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने करा, इसने फिर दूसरे स्टेप पे क्या है, देखो दूसरे स्टेप पे इसने मेरे को लॉगिन पेज पे ले गया, ठीक है। अब लॉगिन पेज पे आया मैं, अब मान लो यहाँ पे तो चलो मेरा पहले से 2 अकाउंट लॉगिन थे, कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं होता तो फिर क्या करता है बेसिकली, मेरे को ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर यूजर अदर अकाउंट अगर करके देखूँ, तो देखो यहाँ पे ईमेल या फोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है ना, साइन इन पेज खुल गया, ठीक है। चलो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप में ये अपनी यूजर क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यूजर क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ। और यूजर क्रेडेंशियल जैसे ही डाला मैंने, और फिर ये यूजर क्रेडेंशियल पता क्या होगा, ये क्लाइंट के पास जाएगा, मतलब मेरे, मतलब क्या होगा, ये मेरे बेसिकली ये मेरे उस पे जाएगा, क्लिप चैम्प के सर्वर पे जाएगा, ठीक है। क्लिप चैम्प के सर्वर पे गया, अब क्लिप चैम्प का सर्वर पता क्या करेगा, ये मान लो क्लिप चैम्प का सर्वर है, क्लिप चैम्प जाएगा, क्लिप चैम्प का सर्वर के पास ये सारी रिक्वेस्ट गई इस वाली इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। फिर ये जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है। अब ऑथराइजेशन सर्वर पे जैसे ही जाएगा, ये सारी ना अपने क्रेडेंशियल्स चेक करेगा मेरे, जो भी मैंने डाले हैं, ठीक है। अब ठीक है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा फिर उसके साथ ही ऑथ की जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लो फिर ये सब जैसे ही वो सक्सेसफुल हो गया, तो ये मेरे को ना ऑथराइजेशन सर्वर जो है वो एक एक्सेस टोकन दे देगा, एक्सेस टोकन दे देगा। अब एक्सेस टोकन जैसे ही इसके पास बन जाएगा, तो एक्सेस टोकन इसके पास ये क्लिप चैम्प के सर्वर को वापस भेज देगा, मतलब ये जो ऑथराइजेशन सर्वर है क्लिप चैम्प के सर्वर को वापस भेज देगा। और जैसे ही क्लिप चैम्प का सर्वर इसको रिसीव करेगा, फिर ना ये क्या करेगा, ये रिसोर्स सर्वर पे जाएगा। रिसोर्स सर्वर यहाँ पे क्या है, बेसिकली रिसोर्स सर्वर है गूगल का सर्वर, समझ रहे हो, रिसोर्स सर्वर गूगल के सर्वर, ठीक है। चलो क्लिप चैम्प के पास एक्सेस टोकन आ गया, तो क्लिप चैम्प जाएगा, ये ना एक्सेस टोकन इस पे गूगल के सर्वर पे भेजेगा और बोलेगा कि भाई ये एक्सेस टोकन अब मेरे को ना ये वाली इन्फॉर्मेशन जितनी में लाके दे दो। तो फिर वो जाएगा और ये उस जो भी स्पेसिफिक रिसोर्सेज है उनका एक्सेस क्लिप चैम्प को दे देगा, और बस फिर बस काम खत्म, मैं लॉगिन हो गया, खत्म बात। समझ में आ रहा है। तो ये ऑथ क्या कर रहा है, सबसे पहली बात ऑथ जो है ऑथराइजेशन, मतलब समझ रहे हो, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, मतलब मैंने बताया था, व्हाट कैन यू डू, मतलब कोई भी वेबसाइट है, मतलब कुछ भी चीज है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है ये, बेसिकली उसमें जाके ये डिफाइन करता है ऑथराइजेशन कि भाई आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो समझ गए। तो OAuth उसका काम करता है, ठीक है। तो ये OAuth की डेलीगेशन प्रॉब्लम और पूरा फ्लो ऐसे समझ गए। अब इसके बाद टाइम के साथ ना हम ऑब्वियसली हर जगह एडवांसमेंट होती है, तो अब तक हम ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ये OAuth 1.0 में कर रहे थे, ठीक है, 1.0 में कर रहे थे, ठीक है। टाइम के साथ दो चीज़ें इन्हेंस होती गई और हमें मिला OAuth 2.0। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्हेंसमेंट्स हुई, ठीक है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज करा, ठीक है, ये हमने बियर टोकन का आर्किटेक्चर फॉलो करा। अब बियर टोकन का मतलब क्या है यहाँ पे, JWT, ठीक है, मतलब JWT पिछली बार मैंने बताया था ना कि स्टेटलेस आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे कहीं हमने वो इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर्स को दी कि अब ना OAuth तुम
किस चीज़ से इंटीग्रेट कर रहे हो। अब तुम ये सोचो कि अब तुम OAuth को तुम किसी मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, किसी वेब ऐप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि किसी सर्वर में यूज़ कर रहे हो। तो हर चीज़ के साथ साथ उसने तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। चलो, और हर हर उसके लिए मतलब हर डिवाइसेस के लिए अलग अलग ऑथेंटिकेशन फ्लो इन्होंने OAuth 2.0 में डिफाइन करे, ठीक है, चीज़ों को स्मूथ स्ट्रीमलाइन करने के लिए। समझ गए, जैसे कि सर्वर साइड ऐप्स के लिए अलग हो गया, ब्राउज़र के लिए अलग हो गया, ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए अलग हो गया, ठीक है। स्मार्ट टीवी होता है तुम्हारा, स्मार्ट टीवी भी OAuth यूज़ करता है। तो कभी कभी जैसे उसमें अगर यूट्यूब हो तो OAuth यूज़ करता है उसमें। तो ठीक है, चलो, तो स्मार्ट टीवी के लिए भी इन्होंने सारी चीज़ें डिफाइन करी है। तो अब तक हमें ना ये पता चल गया कि एक मिनट, ये गलत लिखा है। हाँ, तो OAuth क्या कर रहा है, बेसिकली ऑथराइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। चलो, इतना हम समझ गए। अब फिर इसके बाद ना जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते गए, ठीक है, ये सब तो टाइम के साथ इन्हेंस हुआ ही, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आई, मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस थोड़ा इन्हेंस हुआ। उसके अलावा भी ना काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी वाइज अपग्रेड हुई, जैसे कि ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। अब और इसमें इसको अभी तुम ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, ये अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ओपन आईडी कनेक्ट होता क्या है बेसिकली। ओपन आईडी कनेक्ट ना तुम्हारी ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक तरह से, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का इशू मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब एक ना ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझ रहे हो, एक वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है चीज़ों को सही ढंग से रखने के लिए, ठीक है। बस ओपन आईडी का ज़्यादा कुछ नहीं है तुम्हें। और इसके बाद भी जैसे कि ये भी ऑथराइजेशन मैंने बताया, तो इसके बाद भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म करते हो अपनी एप्लीकेशंस में। तो उसमें से क्या क्या हो सकती है, एक चीज़ होती है आरबैक करके। आरबैक होता क्या है, आरबैक होता है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि होता है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये बेसिकली मान लो तुमने कोई ना एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में या व्हाट्सअप का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो व्हाट्सअप में जैसे हम कोई भी ग्रुप या चैनल बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी क्रिएट करता है वो एडमिन बना रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो यूज़र्स को अलग अलग यूज़र्स को वो ऐड करता है उसमें, उस ग्रुप या चैनल में, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल यूज़र में और एक एडमिन में फ़र्क होता है ना, मतलब दोनों तो है व्हाट्सएप यूज़र ही, पर उसके मतलब एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में, मतलब उस ग्रुप या चैनल के कंटेक्स्ट में उनके रोल्स अलग अलग हुए ना, समझ रहे हो, उनके अलग अलग परमिशन है दोनों के पास, ठीक है। जैसे कि एडमिन जो है उसके पास फुल कंट्रोल रहता है, वो किसी को भी निकाल सकता है, कुछ भी अपडेट कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, नाम भी कुछ भी। और नॉर्मल यूज़र बेसिकली क्या कर सकता है, मैसेज देख सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, और वो नॉर्मल यूज़र जो है वो एक मिनट, हाँ, तो अलग अलग यूज़र्स हैं, अलग अलग इसके रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एडमिन्स के अलग अलग उसके पास परमिशन होंगे, यूज़र के पास अलग अलग होंगी। जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र है तो उसके पास क्या पता रीड परमिशन हो सिर्फ, एक मॉड है, एक मॉड मतलब मॉडरेटर, ठीक है।
तो क्या क्या पता है, सिर्फ ये रीड और अपडेट कर सकता हो। एक एडमिन है, उसके पास फुल कंट्रोल है, चलो ठीक है, आर बैक होता है। और इसके बाद दो चीज़ें और होती हैं। तो सबसे पहला, जब भी तुम एक कोई भी ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाते हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ना एरर मैसेजेस से कैसे डील करते हो, वो बहुत वो करता है, क्या बोलते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे ना मैं एक ऑथ फ्लो बनाया, मतलब ऑथेंटिकेशन फ्लो बनाया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया। उसके बाद मैं जैसे इम्प्लीमेंट करा, तो उसमें हम अलग अलग एरर मैसेजेस देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ना यूजर है, वो आया, उसने कुछ ईमेल आईडी डाली, अब वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुम उसको क्या 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 दिखाओगे, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। अब कोई यूजर आया जिसने उसने ईमेल आईडी डाली, फिर पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड गलत है, तो उसके बाद उसके हिसाब से तुम क्या दिखाओगे, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब तुमने वहाँ पे मान लो रेट लिमिटर लगा रखा है, या फिर तुमने ना कुछ ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि अगर किसी ने ज़्यादा बार रीट्राई करा ना, तो वो अपने आप ही लॉक हो जाएगा उसका अकाउंट, ठीक है। तो उसके 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 हिसाब से तुम क्या दिखा सकते हो उसको, एरर मैसेज, अकाउंट लॉक ड्यू टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं एक तरह से। पूछो क्यों? क्योंकि ना मान लो को मतलब हर चीज, मतलब तुमको ना कभी भी यूजर को, सॉरी, किसी यूजर को ना अपने इस अपने एंड से कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं बतानी। जैसे कि मान लो कुछ भी ना, मतलब ऐसी अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है, कुछ भी इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, समझ में आ रहा है? क्योंकि इन सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन का, जैसे कि मान लो तुम ये सोचो ना, यूजर नॉट फाउंड, और तुम किसी को बोल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इतना पता चल जाए कि भाई डाटाबेस में जो है ये यूजर तो अटेम्प्ट वो नहीं कर सकता। मान लो किसी अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो उसको पता लग जाए कि भाई ये जो मैं ईमेल आईडी ट्राई कर रहा हूँ, वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती वो, ठीक है। चलो, पासवर्ड गलत डाला तो उसको पूछता है कि भाई पासवर्ड एग्जिस्ट, पासवर्ड ये गलत है, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब ये बेसिकली सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तुम जब भी कोई भी एरर मैसेज देते हो, तो वो एक, याद रहे, हमेशा जेनरिक हो, ठीक है। जेनरिक मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। जैसे कि मान लो इन दोनों केस में, यूजर नॉट फाउंड और इनकरेक्ट पासवर्ड के केस में, तुम क्या कर सकते हो कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, खत्म बात, इनवैलिड क्रेडेंशियल, बस। अब तुम्हें नहीं बताना कि भाई इसमें यूजर नेम की गलती है या पासवर्ड की गलती है, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल सिंपल। इससे क्या हुआ, इससे तुमने इंटरनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हैकर को प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। और इसी चीज़ को तुम्हें हर जगह याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के अटैक्स होते हैं। मतलब तुम्हारी एक छोटी छोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, समझ गया? तो एक एक अटैक होता है टाइमिंग अटैक। तो टाइमिंग अटैक बेसिकली होता क्या है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है यार, एक मिनट से। जैसे कि मान लो कोई भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में मान लो मैं ना ईमेल आईडी और पासवर्ड में डाल रहा हूँ बार बार, ठीक है। या किसी का ना वो है, क्या बोलते हैं, कोई भी एक साइन इन पेज है मान लो, ठीक है, साइन इन पेज है यहाँ पे, ठीक है। अब इस साइन इन पेज में मैं सबसे पहले कुछ बेसिकली अपनी ईमेल आईडी डालूंगा, ठीक है। अब ईमेल आईडी डालूंगा और फिर इसके बाद पासवर्ड डालूंगा, समझ में आ गया? अब ईमेल आईडी पासवर्ड जब डालूंगा, तो टाइमिंग अटैक बेसिकली होता क्या है ना, कि एक अटैकर ना आता है, अगर तुम्हारा सिस्टम टाइमिंग अटैक से वल्नरेबल है, ठीक है, तो एक अटैकर आएगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो आएगा, एक कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड ना तुम्हारे उसमें डालने की कोशिश करेगा, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड तुम्हारे लॉगिन पेज में डालने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, डाल दिया। अब देखो, जब भी हम ईमेल आईडी और पासवर्ड, मान लो एक क्लाइंट से दूसरी एक क्लाइंट से सर्वर तक इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, रिक्वेस्ट गई क्लाइंट उसको ऑथेंटिकेट करने की, क्योंकि देख लो ना, तुम ईमेल पासवर्ड डालोगे तो वो चेक करने जाएगा ना, सबसे पहले
चेक करने जाएगा, कहाँ जाएगा? सर्वर के पास जाएगा, समझ रहे हो? सर्वर के पास जाएगा, फिर सर्वर क्या करेगा? और सर्वर हो सकता है मल्टीपल स्टेप्स ले। सबसे पहले वो ढूंढेगा कि भाई जो ईमेल आईडी भेजी है, ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ईमेल एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो फिर वो आगे जाएगा। आगे आएगा तो वो फिर क्या करेगा? पासवर्ड पासवर्ड को मिलाएगा, पासवर्ड वेरीफाई कर, पासवर्ड को कंपेयर करेगा कि भाई जो पासवर्ड अभी यूजर ने डाला है और जो ओरिजिनल एक्चुअल पासवर्ड है, क्या दोनों सेम है? ठीक है, समझ गए? क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? ठीक है, ये कंपेयर करने की कोशिश करेगा। तो भाई अब देखो, अब हर एक स्टेप में ना थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जब भी कोई भी ईमेल ईमेल पासवर्ड जाएगा सर्वर के पास, तो सर्वर सबसे पहले जैसे ही चेक करेगा ईमेल ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए ना उसको एक डाटाबेस में कॉल करनी पड़ेगी। वो डाटाबेस में कॉल करेगा तो डाटाबेस में सबसे पहले वो जाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा डाटाबेस को, एक सर्च ऑपरेशन करेगा कि भाई ये जो ईमेल आया है अभी, ये क्या एग्जिस्ट करता है, और वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ठीक है चलो, और उसके बाद मान लो एग्जिस्ट करेगा तो पासवर्ड कंपेयर करेगा। पासवर्ड कभी भी हम एक नॉर्मल फॉर्म में स्टोर नहीं करते, पहली बात ये बात पता है। तो उसको हमने हैश्ड पासवर्ड में स्टोर करके रखा था, और हैश्ड पासवर्ड को, एक नॉर्मल पासवर्ड और हैश्ड पासवर्ड को कंपेयर करने में ना थोड़ा सा टाइम जाता है, समझ में आ रहा? थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो अब मेरे पास इसमें काफ़ी सारे स्टेप है, स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो सकता है आर्किटेक्चर के बाद कुछ भी। ठीक है, मतलब समझ लो कितने सारे स्टेप्स हैं। तो अब एक टाइम अटैक में पता है क्या होता है बेसिकली, एक अटैकर आता है और ना टाइम रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करता है बेसिकली, समझ में आ रहा है? एक रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करता है। अब वो रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करता है? वो नेटवर्क टैब में अगर तुम देखोगे कि हर रिक्वेस्ट में कितने टाइम में पहुंची है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। देखो यहाँ मिल रहा है ना मिली सेकेंड्स में, देखो जितना भी है ये दिख रहा है ना मिली सेकेंड्स में, मतलब यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट हो जाता है। तुम ही सोचो ना, क्योंकि हम नेटवर्किंग के और इन सब की जब बात करते हैं तो टाइम यहाँ कैसे मतलब किस यूनिट में मेजर होता है? मिली सेकेंड्स में होता है ऑब्वियसली। 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू सॉरी 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड, समझ रहे हो? मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है वो 1 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड में बात होती है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, और जैसे जैसे कैलकुलेट करता है ना, मान लो मैंने कुछ ऐसा ईमेल डाला जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो ईमेल सही हो गया। और मान लो मैंने कुछ पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड गया, वो पासवर्ड के ना मेरे 4 कैरेक्टर सही हो गए, वो फिर जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कंपेयर करने में, एक मिनट रुको, हाँ। तो मतलब हर स्टेप के साथ साथ ना अलग अलग टाइम्स रिस्पॉन्स टाइम आता है। ठीक है, तो एक अटैकर क्या करता है, वो ना रिस्पॉन्स टाइम्स को कैलकुलेट करता है, और उस हिसाब से ना वो गेस करने की कोशिश करता है ईमेल को और पासवर्ड को। और जैसे जैसे वो गेस करने की कोशिश करता है, तो अगर तुम्हारा सिस्टम टाइमिंग अटैक के लिए वल्नरेबल है, तो टाइम के साथ वो उसको सही गेस कर लेगा। अब इस अटैक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इस अटैक को प्रिवेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टाइम फंक्शंस। कांस्टेंट टाइम फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पासवर्ड सही है या गलत है, या तुमने ईमेल जो डाली हो सही है या गलत है, एग्जिस्ट करती है नहीं कही। जब भी तुम कुछ भी रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर टाइम ही लेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम ही लेगा। ठीक है, वो 2 मिली सेकेंड बोला है तो सॉरी 2 सेकेंड बोला है तो 2 सेकेंड ही लेगा, और वो चाहे सही हो या चाहे गलत हो। इससे क्या हुआ, हम हर बार हर रिस्पॉन्स में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम ही ले रहे हैं। ठीक है,
तो टाइमिंग अटैक से हम प्रिवेंट हो गए, ठीक है। और दूसरा है आर्टिफिशियल डिले। आर्टिफिशियल डिले का बेसिकली मतलब ये है कि अ, तुम आर्टिफिशियली थोड़ी देर के लिए प्रोसेस को रोक दे रहे हो, रिस्पॉन्स को रोक दे रहे हो कि यार 300 मिली सेकेंड रुक जा या 1 सेकेंड रुक जा, और उसके बाद ही तू रिस्पॉन्स भेजिए। समझ में आ रहा है? इनसे क्या होता है, इन सबसे ये इंश्योर होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो हर बार एक ही टाइम ले रहा हो, ठीक है, बस। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो आज के लिए इतना ही।